हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं थर्मोमेट्री में थर्मोमीटर्स। मैं टेम्परेचर के बारे में बता चुका हूं। टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। क्या बेटा, मैं बात कर रहा हूं थर्मोमीटर्स की। इस वीडियो में मैं थर्मोमीटर की बात कर रहा हूं बच्चों। सिंपल सा टॉपिक है, आप जल्दी जल्दी नोट करते चले जाएं तो मजा आएगा पढ़ने में। Thermometers, an instrument used to measuring the temperature of a body is called thermometer. Some common type of thermometers are as follows. पहले थर्मोमीटर की बात कर रहा हूं। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, आनंद से इसे नोट किया जाए। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर इज बेस्ड अपॉन एमर्टन्स लॉ और गैलुसैक लॉ और रेनॉल्ट लॉ। नोट कर लेना। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर इज बेस्ड अपॉन एमर्टन्स लॉ और गैलुसैक लॉ और रेनॉल्ड्स लॉ। एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मेरे ख्याल से ये एमर्टन्स लॉ से हम जानते हैं। इसको मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ाया हुआ है बच्चों। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहिए, और दूसरा रिलेशन में भी मैंने वहां बताया था PT इक्वल टू P0 1 प्लस बीटा T। इस रिलेशन में टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं बच्चों, और इस रिलेशन में टेम्परेचर केल्विन में लिखते हैं। सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure of gas is directly proportional to absolute temperature of gas. Constant volume gas thermometer एमर्टन्स लॉ पर, या कहिए रेनॉल्ड्स लॉ, या फिर कहिए गैलुसैक लॉ पर बेस्ड है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी गैस का प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ये प्रिंसिपल है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर का। और हम इसको लिख सकते हैं, इस रिलेशन को, PT बराबर P0 1 प्लस बीटा T। इन दिस रिलेशन P0 इज प्रेशर ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड PT प्रेशर ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस। इन दिस रिलेशन T इज इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना मेरे बच्चे। इस रिलेशन को हम अगर चाहें तो तोड़ दें, इस फॉर्मूले को, P0 प्लस P0 बीटा T। बीटा अगर निकालना चाहें यहां से, बीटा इक्वल टू PT माइनस P0 अपॉन, बीटा निकाल रहा हूं PT माइनस P0 अपॉन P0 इंटू T। फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन कैलकुलेट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ गैस और प्रेशर कोफिशिएंट ऑफ गैस। इट्स यूनिट इज पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। यहां पर मैंने नोट कर दिया है PT बराबर P0 1 प्लस बीटा T, या बीटा इक्वल टू PT माइनस P0 इंटू T पर डिग्री सेल्सियस, वेयर बीटा इज कांस्टेंट नोन एज प्रेशर कोफिशिएंट ऑफ गैस। वैल्यू ऑफ बीटा इक्वल टू 1/273 पर डिग्री सेल्सियस फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। इस रिलेशन को मैंने ब्रेक कर दिया बच्चों। इस इक्वेशन को मैं P0 का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, P0 प्लस P0 बीटा T। देख लो आराम से, इस P0 का अंदर मल्टीप्लाई किया है, P0 प्लस P0 बीटा T। मैंने इस वाले टर्म को तो यहां रखा, इस वाले टर्म को इधर ले लिया, तो P0 बीटा T इक्वल टू P0 इंटू T। इस इक्वेशन को नंबर डाल दो सेकंड बच्चों, डाल दीजिएगा ठीक से। डाल दिया राजा बेटा। इस इक्वेशन में T की जगह पर आप 100 लिख दो। इन दिस रिलेशन पुट द वैल्यू T इक्वल टू 100 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में T की जगह पर यहां 100 लिख दो, तो इसको लिख सकता हूं P0 बीटा इंटू 100 इक्वल टू P100। इस T की जगह पर 100 लिखना है ना, P100 माइनस P0। इक्वेशन सेकंड को थर्ड से डिवाइड करो, जरा गौर से देखो। सेकंड को थर्ड से डिवाइड कर दोगे तो देखो जरा गौर से, इक्वेशन सेकंड को थर्ड से डिवाइड करोगे, दिस अपॉन दिस करोगे
तो P0 बीटा से P0 बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो T/100 इज इक्वल टू PT माइनस P0 अपॉन P100 माइनस P0। इस 100 को उधर ले जाना, ओल्ड थर्मोमेट्री वाला फॉर्मूला है ये, T इज इक्वल टू PT माइनस P0 अपॉन P100 माइनस P0 इंटू 100। और इन मॉडर्न थर्मोमेट्री अननोन टेम्परेचर, इस रिलेशन से ओल्ड थर्मोमेट्री से अननोन टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं, T बराबर PT माइनस P0 बाई P100 माइनस P0 इंटू 100। इन मॉडर्न थर्मोमीटर रिलेशन फॉर अननोन टेम्परेचर T इक्वल टू 273.16 इंटू P अपॉन PTR। इससे रिलेशन, इस फॉर्मूले से टेम्परेचर निकलेगा मेरे बच्चे केल्विन में। दिस इज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ गैस एट अननोन टेम्परेचर। दिस इज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ गैस और सब्सटेंस एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये तो प्रेशर है गैस का अननोन टेम्परेचर पर, और ये प्रेशर है गैस का एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो मॉडर्न थर्मोमेट्री के फॉर्मूले से अननोन टेम्परेचर हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और ओल्ड थर्मोमेट्री में अननोन टेम्परेचर हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। क्लियर है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से तो निकाल ही दिया था, बीटा इक्वल टू क्या था, चेक करो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड जरा देख लो और अच्छे से, क्या बेटे बच्चे देखो जरा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड बीटा इज इक्वल टू, बीटा को निकालना है, PT माइनस P0 अपॉन P0 इंटू T को नीचे ले जाओ तो यहां से रिलेशन आ जाएगा इस इक्वेशन से, बीटा इज इक्वल टू PT माइनस P0 अपॉन P0 इंटू T, P0 इंटू T। इस रिलेशन से बीटा की वैल्यू निकालें, समझ गए ना बात, इसकी यूनिट आएगी पर डिग्री सेल्सियस। फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड बीटा इक्वल टू P100 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100, ये रहा पर डिग्री सेल्सियस। समझ आ गया होगा। ए प्रेशर ऑफ गैस एट T1 डिग्री सेल्सियस इज P1 एंड T2 डिग्री सेल्सियस इज P2, तो उस केस में बीटा की वैल्यू आ जाएगी P2 माइनस P0 अपॉन P1 T2 माइनस P2 T1 पर डिग्री सेल्सियस। ये रिलेशन भी पहले मैं बता चुका हूं बच्चों, नहीं तो आप समझ लो। T1 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर P1 है, तो रिलेशन लगाएंगे आप P1 बराबर P0 1 प्लस बीटा T1, और T2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर प्रेशर P2 है, तो रिलेशन लिखेंगे 1 प्लस बीटा T2। ये बात क्लियर है? बोलो मेरे बच्चे। दिस इक्वेशन डिवाइड बाई दिस, P0 से P0 कट गया, P1 बाई P2 इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा T1 अपॉन 1 प्लस बीटा T2। कोई जल्दबाजी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बीटा निकाल लो। P1 का मल्टीप्लाई यहां किया प्लस P1 बीटा T2, P2 का मल्टीप्लाई इधर किया P2 प्लस P2 बीटा T1। बीटा वाला टर्म इधर ले आओ इक्वल से, P1 उधर ले जाओ, ये बीटा वाला टर्म इक्वल से इधर ला करके बीटा को कॉमन लेंगे, तो यहां से बीटा कॉमन लेंगे मेरे बच्चे। P1 T2 माइनस P2 T1, आनंद के साथ करो तभी आनंद आएगा मेरे बच्चे। P2 माइनस P1, बीटा बराबर P2 माइनस P1 अपॉन P1 T2 माइनस P2 T1। आप मेरे साथ साथ करते जाएंगे, P2 T1 है ये, ठीक है। फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन कैलकुलेट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ गैस, ठीक है ना, बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिएगा, रेंज ऑफ गैस थर्मोमीटर। गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर की रेंज देखें बच्चों जरा। इस थर्मोमीटर से मेरे बच्चे -268 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेजर किए जा सकते हैं। इसकी रेंज होती है -268 डिग्री सेल्सियस टू 1500 डिग्री सेल्सियस। नोट कर लो आप। बिटवीन -200 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस, -200 से 500 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में जो गैस इस्तेमाल करते हैं मेरे बच्चे, हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं।
हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड। -200 से 500 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोजन गैस, क्योंकि इसकी रेंज है मेरे बच्चे -2 से -268 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1500 तक। एक्चुअल में -268 डिग्री सेल्सियस पर, किस पर मेरे बच्चे, -268 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एक्चुअल में ये सबसे कम क्रिटिकल टेम्परेचर है हीलियम गैस का। क्रिटिकल टेम्परेचर है हीलियम गैस का, और सबसे कम क्रिटिकल टेम्परेचर हीलियम गैस का ही होता है बच्चों। इसीलिए गैस थर्मोमीटर की लोअर रेंज -268 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकती। क्लियर है? क्योंकि हीलियम गैस का सबसे क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम होता है, वो कितना है, -268 डिग्री सेल्सियस, और अपर रेंज इसकी है 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि कारण है, क्योंकि कोई भी गैस ग्लास बल्ब में अगर भर दें हम, तो उस बल्ब से होकर के 1500 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जैसे ही ज्यादा होगा गैस का, तो बल्ब से 1500 डिग्री सेल्सियस पर गैस डिफ्यूज होने लगती है। इसलिए अपर रेंज इसकी 1500 डिग्री सेल्सियस ही होती है, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। बिटवीन -200 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस, -200 से 500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मेरे बच्चे हाइड्रोजन गैस। कारण, क्योंकि ये क्रिटिकल टेम्परेचर हाइड्रोजन गैस का है -200 डिग्री सेल्सियस। -200 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम जैसे ही करेंगे तो हाइड्रोजन गैस मेरे बच्चे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। लिख दिया है, बिलो -200 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोजन गैस इज लिक्विफाइड, हेंस बिलो -200 डिग्री सेल्सियस हीलियम गैस इज यूज्ड। -200 से कम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए -200 से कम टेम्परेचर नापने के लिए हम बल्ब में भरते हैं कौन सी गैस, हीलियम गैस यूज करते हैं। एबव 500 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो हाइड्रोजन गैस बल्ब से डिफ्यूज होने लगती है, इसलिए 500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर यूज करने के लिए, टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो गैस हम इस्तेमाल करते हैं वो यूज करते हैं कौन सी, हम नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं। कौन सी गैस यूज करते हैं, नाइट्रोजन गैस। क्लियर है बच्चों? एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, बिकॉज गैसेज एक्सपेंड मोर देन लिक्विड्स ऑन हीटिंग। हीट करने पर गैसों का एक्सपेंशन लिक्विड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। हेंस गैस थर्मोमीटर आर मोर सेंसिटिव एंड एक्यूरेट देन लिक्विड थर्मोमीटर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारे। गैस थर्मोमीटर लिक्विड थर्मोमीटर से ज्यादा सेंसिटिव क्यों होता है? कारण उसका, क्योंकि गैसों का एक्सपेंशन हीट करने पर लिक्विड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, इसीलिए गैस थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी भी ज्यादा होती है और एक्यूरेसी भी गैस थर्मोमीटर की ज्यादा होती है। किससे? लिक्विड थर्मोमीटर से। इसको अंडरलाइन करो और नोट करो। मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। प्लेटिनम शायद मेटल है बच्चों, प्लेटिनम मेटल है, मेटल। प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, नोट कर लीजिएगा, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स। प्लेटिनम शायद मेटल है। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस एंड रेजिस्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन है, एक्सेट्रा, डिक्रीजेस विद राइज ऑफ टेम्परेचर। मेटल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है मेरे बच्चे, जबकि नॉन मेटल्स और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है। यूजली प्लेटिनम इज यूज्ड इन रेजिस्टेंस थर्मोमीटर ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में हम प्लेटिनम ही इस्तेमाल करते हैं। उसका रीजन है क्योंकि प्लेटिनम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और टेम्परेचर कोएफिशिएंट, क्या मेरे बच्चे, मेल्टिंग पॉइंट हाई है और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस किसका, प्लेटिनम का, वो भी ज्यादा है। क्लियर है मेरे बच्चे? इसी वजह से रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में प्लेटिनम मेटल ही इस्तेमाल करते हैं हम। क्वेश्चन प्रॉब्लम है ये तुम्हारी।
रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स वेरीज विद टेम्परेचर एज द रिलेशन RT इक्वल टू R01 प्लस अल्फा टी। इस पॉइंट को अंडरलाइन करो बच्चों। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, ये 12th में पढ़ेंगे आप, वहां पर और ज्यादा डिटेल में डिक्टेट करेंगे हम। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स वेरीज विद टेम्परेचर एज द रिलेशन RT इक्वल टू R01 प्लस अल्फा टी, वेयर अल्फा, जहां पर अल्फा जो है, वेयर अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड T, यहां पर इस रिलेशन में T इज चेंज इन टेम्परेचर। वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की जो वैल्यू होती है, इस अल्फा की वैल्यू ऑफ अल्फा इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। अल्फा की वैल्यू मेटल की नेचर पर डिपेंड करती है। वैल्यू ऑफ अल्फा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। आपने लिखा है वैल्यू ऑफ अल्फा इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मेटल्स, फॉर मेटल्स अल्फा इज पॉजिटिव। अल्फा की वैल्यू मेटल्स के लिए पॉजिटिव होती है, एंड फॉर नॉन मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स वैल्यू ऑफ अल्फा इज नेगेटिव। नोट कर लीजिए आप इसे। कर लिया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को ब्रेक कर दो, R0 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, R0 प्लस R0 अल्फा टी, तो रिलेशन आ गया RT बराबर R0 प्लस R0 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर R0 अल्फा टी। क्लियर है? R0 अल्फा टी को तो मैंने ऐसे ही रखा, इस R0 को इक्वल से धर लिया RT माइनस R0, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको फर्स्ट डाल दिया, इसको सेकंड डाल दिया है। इस रिलेशन में T की जगह पर 100 लिख दो। इस रिलेशन में, इस वाले रिलेशन में T की जगह पर 100 लिख दो। ये T की जगह पर 100 यहां लिख दो, T की जगह पर 100 लिख दो यहां। तो रिलेशन क्या आ जाएगा? R0 अल्फा इंटू 100 इज इक्वल टू R100 माइनस R0। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई थर्ड, सेकंड को थर्ड से डिवाइड करो तो देखो R0 अल्फा से ये R0 अल्फा कैंसिल हो गया, यहां से आएगा T अपॉन 100 इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0। 100 को उधर ले जाओ तो रिलेशन आ जाएगा T बराबर RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100। अकॉर्डिंग टू ओल्ड थर्मोमेट्री, फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन कैलकुलेट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थर्मोमेट्री, अननोन टेम्परेचर T इज इक्वल टू 273.16 इंटू R अपॉन RTR। इस फॉर्मूले से टेम्परेचर हम मेजर करते हैं केल्विन में। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल एट अननोन टेम्परेचर, RTR रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्लियर है ये बात? फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से हम अल्फा निकालना चाहें तो RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी, ये रिलेशन आ गया RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी। जरा गौर से देख लो, यहां से अल्फा निकालना है मुझे, तो RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी, R0 इंटू टी। फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन कैलकुलेट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट हो जाएगी पर डिग्री सेल्सियस। थर्ड इक्वेशन से निकालना चाहो अल्फा, यहां से निकल सकता है R100 माइनस R0 अपॉन R0 इंटू 100, ये रहा रिजल्ट पर डिग्री सेल्सियस। इफ रेजिस्टेंस R1 इज द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल एट T1 डिग्री सेल्सियस एंड R2 इज रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम एट T2 डिग्री सेल्सियस। T1 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस R1 है, T2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R2 है। तो वही रिलेशन फिर से लिख दिया है मैंने बच्चे, R1 इक्वल टू R01 प्लस अल्फा T1 और R2 इक्वल टू R01 प्लस अल्फा T2। इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करो, R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा को निकाल लेना। क्लियर है? फिफ्थ को सिक्स्थ से डिवाइड करके, फिफ्थ को सिक्स्थ से डिवाइड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा निकाल लेना। अल्फा बराबर R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1। फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन कैलकुलेट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काम का पॉइंट है, आप इसको नोट कर लें। द करेक्ट वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर इज गिवन बाय द रिलेशन RT इक्वल टू R01 प्लस अल्फा T प्लस बीटा T स्क्वायर। इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए ये बच्चों, इस पॉइंट को नोट करिएगा। द करेक्ट वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर
is given by the relation RT is equal to R0 1 plus alpha t plus beta t square, where alpha and beta are constant, जहां पर अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, वैल्यू ऑफ बीटा इज वेरी वेरी लेस देन अल्फा, बीटा की वैल्यू अल्फा से बहुत कम होती है, इसीलिए इस वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तब रिलेशन लिखते हैं RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। क्लियर है? फॉर मेटल्स वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव बट वैल्यू ऑफ बीटा मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जरा गौर से देखिएगा, जिन मेटल्स के लिए रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में ग्राफ दे रखा है, जरा गौर से देखो, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो रेजिस्टेंस कितना है? R0 है। जिन मेटल्स का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस लीनियरली इंक्रीज करता है, ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, उनके लिए अल्फा तो पॉजिटिव होगा लेकिन बीटा 0 होगा। इस वाले ग्राफ में अल्फा पॉजिटिव बीटा 0 है, जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ता है वो ग्राफ इस तरह से आएगा। इस वाले ग्राफ में अल्फा भी पॉजिटिव है और बीटा भी पॉजिटिव है। जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कम बढ़े लेकिन टेम्परेचर ज्यादा बढ़े, उनके लिए ग्राफ ये वाला आएगा। इस ग्राफ में अल्फा पॉजिटिव है, बीटा नेगेटिव है। तो जरा तीनों ग्राफों को देखो, इस वाले ग्राफ में, इसमें और इसमें, इन तीनों में अल्फा पॉजिटिव है। देखो अल्फा इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है। इस ग्राफ में बीटा 0 है, इस ग्राफ में बीटा पॉजिटिव है, इस ग्राफ में बीटा नेगेटिव है। ये बात अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन प्रॉब्लम है बच्चों, ये तुम्हारी क्वेश्चन प्रॉब्लम है। क्वेश्चन प्रॉब्लम है इस ग्राफ पर, इस ग्राफ में इस एक्सिस पर टेम्परेचर लिया है मैंने, इस वाली एक्सिस पर रेजिस्टेंस लिया है मैंने, ये RT, ये रेजिस्टेंस है RT, ठीक है ना। आप इस पॉइंट को अंडरलाइन करो और नोट कर लो, क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी ये। कर लिया नोट? प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की रेंज होती है -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस। नोट कर लो आप। डिसएडवांटेज इसके क्या है मेरे बच्चे? प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के डिसएडवांटेज देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है बच्चों। इसका जो बल्ब होता है, इट्स अ बल्ब हैज लार्ज थर्मल कैपेसिटी एंड अ लो थर्मल कंडक्टिविटी। इसकी थर्मल कैपेसिटी ज्यादा होती है और थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। जिसकी थर्मल कैपेसिटी ज्यादा है वो हीट को अपने पास ज्यादा बचा के रखेगा, थर्मल कंडक्टिविटी कम है, हीट कंडक्ट इसमें कम करेगा। ये बात को अंडरलाइन करो। इसका जो बल्ब होता है, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की डिसएडवांटेज देखिएगा, इट्स बल्ब हैज लार्ज थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी ज्यादा होने से क्या होगा? हीट को अपने पास रख लेगा। लो थर्मल कंडक्टिविटी हीट को कंडक्ट कम करेगा। देयरफॉर it attains the temperature of the body in contact with it after a long time। बॉडी जब इस थर्मोमीटर के कांटेक्ट में आएगी तो काफी समय बाद उस बॉडी के टेम्परेचर को बताएगा। Hence this thermometer cannot be measured rapidly changing temperature। इसी वजह से तेजी से जहां पर टेम्परेचर बदल रहे होते हैं वहां पर हम प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? कारण उसका, क्योंकि प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है उसकी थर्मल कैपेसिटी ज्यादा होती है, थर्मल कंडक्टिविटी कम। थर्मल कैपेसिटी कम होगी, ज्यादा होगी। थर्मल कैपेसिटी जब ज्यादा है तो हीट को अपने पास ज्यादा के समय तक बचा के रखेगा। कंडक्टिविटी कम है तो कंडक्ट कम करेगा। इसीलिए जब प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर किसी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो उस बॉडी का टेम्परेचर वो तुरंत मेजर नहीं करता। बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने में समय ज्यादा लगता है, ठीक है ना। इसीलिए रैपिडली जो चेंज टेम्परेचर बदल रहे होते हैं, तेजी से जो टेम्परेचर बदल रहे होते हैं, उन बदलते हुए टेम्परेचर को, जल्दी से तेजी से बदलते हुए टेम्परेचर को हम प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। एक छोटा सा क्वेश्चन देखें आप। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस
of wire is 12.5 into 10 to the minus 4 per degree Celsius. At 300 Kelvin temperature, the resistance of wire is 1 ohm. At what temperature in Kelvin its the resistance will be 2 ohm. अल्फा गिवन है, T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस दिया है R1 और किस टेम्परेचर T2 टेम्परेचर पता करवा रहा है, रेजिस्टेंस R2 दिया है। यहां पर अल्फा की वैल्यू दी है 12.5 इंटू 10 पर -4 पर डिग्री सेल्सियस, ये रही। T1 की वैल्यू दी है 300 केल्विन, 300 केल्विन को सेल्सियस बनाएंगे तो 273 कम कर दो, 27 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस दिया है इसका 1 ओम। 300 केल्विन का मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस 1 ओम है। कितने टेम्परेचर पर T2 फाइंड करवा रहा है, जब रेजिस्टेंस इसका R2 2 ओम है। तो फॉर्मूला लगाइए डायरेक्ट, अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1। अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1। अभी फॉर्मूला इससे प्रीवियस लेक्चर में अभी बताया है मैंने। अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये रही 12.5 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू R2 की वैल्यू कितनी है 2, R1 की वैल्यू 1 अपॉन R1 T2, T2 पता कर रहा है, माइनस R2 T1, T1 कितना है, T1 की वैल्यू दे रखी है 27, ये रही। इस फॉर्मूले से T2 की वैल्यू केल्विन में निकलेगी मेरे बच्चे, सेल्सियस में निकलेगी। इस रिलेशन से जब सॉल्व करोगे तो T2 की वैल्यू सेल्सियस में निकलेगी। तो जरा देख लो, 12.5 इंटू 10⁻⁴ इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/800 आएगा, इज इक्वल टू 2 - 1 1 अपॉन T2 - 54, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, T2 की वैल्यू निकलेगी 854 डिग्री सेल्सियस। T2 की वैल्यू आ गई 854 प्लस 273 केल्विन बना दो तो रिजल्ट आपका ये आएगा। क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन और देखिएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इज फाउंड टू बी 11 ओम व्हेन डिप्ड इन ए ट्रिपल पॉइंट सेल। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर रेजिस्टेंस 11 ओम है। व्हेन इट इज डिप्ड इन बाथ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 28.887 ohm. Find the temperature of the bath in a degree Celsius on platinum scale. बहुत सिंपल और इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर 11 ओम रजिस्टर दे रखा है, तो फॉर्मूला लिखिए अननोन टेम्परेचर का, T इक्वल टू 273.16 R अपॉन RTR। दिस इज द रेजिस्टेंस एट अननोन टेम्परेचर, दिस इज द रेजिस्टेंस एट ट्रिपल पॉइंट। अननोन टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है, ये अननोन टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ये रहा और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर रेजिस्टेंस ये रहा। आर की वैल्यू तो ये है और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर तो रेजिस्टेंस RT तो ये रहा RTR, और ये अननोन टेम्परेचर पर है तो ये तो हो गया R, ये हो गया RTR। वैल्यू लगाइए T इक्वल टू 273.16 इंटू R की वैल्यू ये रही और RTR ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर 11 है। सॉल्व कर रहे हैं आप इसे, इतने केल्विन, और रिजल्ट पूछा है किसमें, सेल्सियस में। सेल्सियस में रिजल्ट पूछा है मेरे बच्चे, और टेम्परेचर केल्विन को सेल्सियस बनाने के लिए इसमें से ट्रिपल पॉइंट की बात कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 273.15। ये बात अच्छे से याद रखना, ये बात मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। T इक्वल टू T माइनस 273.15। केल्विन स्केल को सेल्सियस बनाना है तो टेम्परेचर में से 273.15 घटा देना तो टेम्परेचर सेल्सियस में आ जाएगा। टेम्परेचर कितना आया है, ये केल्विन में आया है, सेल्सियस में बदलना है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना 273.15। ये ध्यान रखना, ट्रिपल पॉइंट की बात करें तब, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं राजा बेटा थर्मोकपल थर्मोमीटर। कौन सा? थर्मोकपल थर्मोमीटर की बात कर रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। थर्मोकपल थर्मोमीटर और थर्मोमेट्रिक थर्मोमीटर, थर्मोकपल थर्मोमीटर और थर्मोमेट्रिक थर्मोमीटर, जरा गौर से देखेंगे आपको समझ जाएगी मेरी बात। मेरे ख्याल से आपको बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर और रेजिस्टेंस थर्मोमीटर आपको ठीक से समझ आ गया होगा।
कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर और प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ये दोनों समझ आ गए होंगे आपको ठीक से बच्चों। ये बात क्लियर है बच्चों? हम बात कर रहे हैं थर्मोकपल और थर्मोमेट्रिक थर्मोमीटर। नोट करिए आप, थर्मोकपल एंड थर्मोमेट्रिक थर्मोमीटर। दिस थर्मोमीटर इज बेस्ड अपॉन सीवैक्स इफेक्ट। दिस थर्मोमीटर इज बेस्ड अपॉन सीवैक्स इफेक्ट। सीवैक्स इफेक्ट क्या होता है मेरे बच्चे, जरा नोट कर रहे हैं आप इसे। When a temperature difference is produced between two junctions of a thermocouple, then an EMF is produced, is called thermo EMF, and a current produced in the couple is called thermoelectric current, and this effect is called Seebeck's effect. फिर से समझो इस बात को, थर्मोकपल और थर्मोमेट्रिक थर्मोमीटर। This thermometer is based upon Seebeck's effect. ये थर्मोमीटर बेस्ड है किस पर मेरे बच्चे? Seebeck's effect पर। This thermometer is based upon Seebeck's effect. अंडरलाइन करो इसे। When a temperature difference is produced in between two junctions of a thermocouple, जब किसी थर्मोकपल कि दोनों जंक्शन पर टेम्परेचर डिफरेंस जनरेट किया जाए, देन एन ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोड्यूस्ड। दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज कॉल्ड थर्मो ईएमएफ। जब किसी थर्मोकपल के दोनों जंक्शन पर टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस किया जाता है तो थर्मोकपल के दोनों जंक्शन पर एक थर्मो ईएमएफ, क्या बेटा, थर्मो EMF प्रोड्यूस हो जाता है। दिस EMF इज कॉल्ड थर्मो EMF। ए करंट प्रोड्यूस्ड इन द कपल, उस करंट को बोलते हैं मेरे बच्चे थर्मोइलेक्ट्रिक करंट, और इस इफेक्ट को कहा जाता है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सीबेक्स इफेक्ट। इस इफेक्ट को कहते हैं हम सीबेक्स इफेक्ट। फिर से समझो इस बात को, जब किसी थर्मोकपल में क्या होता है मेरे बच्चे, दो अलग अलग मेटल ली जाती हैं। यहां पर जरा गौर से देखो, दिस थर्मोमीटर, थर्मोकपल थर्मोमीटर और थर्मोमेट्रिक थर्मोमीटर इज बेस्ड अपॉन सीबेक्स इफेक्ट। और सीबेक्स इफेक्ट क्या कहता है, जब किसी थर्मोकपल में दो अलग अलग मेटल होती है, जैसे एक तो ये कॉपर वायर है, एक तो आयरन वायर। ये वाला जो वायर बनाया है ना मैंने, ये वाला, ये आयरन वायर है, और एक वायर लिया है मैंने कॉपर का। ये वायर, ये वाला वायर तो कॉपर का है, कॉपर वायर है ये तो, और ये वाला वायर आयरन का है। इसके दोनों जंक्शन का मतलब समझते हो ना, जैसे आयरन वायर का एक एंड और कॉपर वायर का एक एंड यहां पर जॉइंट कर दिया तो एक जंक्शन तो ये बन गया, और इस आयरन और कॉपर का दूसरा जंक्शन मैंने यहां बना दिया है, आयरन का ये वाला एंड और कॉपर का ये वाला एंड, दोनों यहां मिला दिए तो दो जंक्शन हो गए। एक जंक्शन तो ये रहा, एक जंक्शन ये रहा। इस अरेंजमेंट को थर्मोकपल बोलते हैं बच्चों। यहां पर एक लगा दिया है हमने माइक्रो वोल्ट मीटर। जब किसी थर्मोकपल के दोनों जंक्शन पर, एक तो हॉट जंक्शन और एक कोल्ड जंक्शन, मींस इन दोनों जंक्शन के बीच जब टेम्परेचर में डिफरेंस रखा जाता है तो इन दोनों जंक्शन पर एक थर्मो EMF थर्मो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं एक तरह से, PD, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। और इस सर्किट के अंदर, इस थर्मोकपल में एक करंट कंडक्ट करना प्रारंभ कर देती है, करंट कंडक्ट करने लगती है। इस थर्मो EMF को, इस EMF को थर्मो EMF, और इस करंट को बोलते हैं थर्मोइलेक्ट्रिक करंट, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सीबेक्स इफेक्ट।
सीवेक्स इफेक्ट ये कहता है मेरे बच्चे, जब किसी थर्मोकपल कहते हैं, इसमें दो अलग अलग मेटल के दो वायर यूज किए हैं हमने। एक तो आयरन वायर है और एक ये वाला देख रहे हैं, ये वाला कॉपर वायर है। आयरन वायर और कॉपर वायर का एक सिरा तो मैंने यहां ज्वाइंट कर दिया और दूसरा सिरा आयरन का ये और ये कॉपर का यहां ज्वाइंट कर दिया, दो जंक्शन बन गई। एक जंक्शन को तो हम ठंडा रखें, कोल्ड जंक्शन, और एक को रखें गर्म, हॉट जंक्शन। जब इन दोनों जंक्शन के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं, तब इन दोनों जंक्शन के बीच में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। इस ईएमएफ को थर्मो ईएमएफ, और इस जंक्शन में करंट कंडक्ट करने लगती है, इस करंट को बोलते हैं थर्मोइलेक्ट्रिक करंट, और इस इफेक्ट को कहा जाता है सीवेक्स इफेक्ट। क्लियर है ये बात? ठीक है मेरे बच्चे। जब किसी थर्मोकपल के दोनों जंक्शन के बीच टेम्परेचर डिफरेंस जनरेट कर दें तो दोनों जंक्शन के बीच एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। इस ईएमएफ को बोलते हैं थर्मो ईएमएफ, एंड करंट फ्लोज इन दिस जंक्शन, दिस करंट इज कॉल्ड थर्मोइलेक्ट्रिक करंट एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सीवेक्स इफेक्ट। थर्मोकपल थर्मोमीटर और थर्मोमेट्रिक थर्मोमीटर इज बेस्ड अपॉन सीवेक्स इफेक्ट। बात क्लियर हो गई होगी मेरी? सीवेक्स इफेक्ट क्या होता है? जब किसी थर्मोकपल के दोनों जंक्शन के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस जनरेट कर दें तो थर्मोकपल के दोनों जंक्शन के बीच एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जिसे थर्मो ईएमएफ कहते हैं, और थर्मोकपल के अंदर करंट कंडक्ट करने लगती है। इस करंट को बोलते हैं थर्मोइलेक्ट्रिक करंट, और इस इफेक्ट को कहा जाता है सीवेक्स इफेक्ट। अगर इन दोनों एंड्स के बीच प्रोड्यूस्ड थर्मो ईएमएफ और इन दोनों जंक्शन के बीच टेम्परेचर डिफरेंस के बीच अगर हम ग्राफ खींचे तो ग्राफ ये बना लो आप। इस वाई एक्सिस पर तो लिया है हमने थर्मो ईएमएफ, देखो जरा ध्यान से। इस एक्सिस पर तो लिया मैंने थर्मो ईएमएफ और इस एक्सिस पर लिया है मैंने टेम्परेचर। जैसे जैसे हॉट जंक्शन का टेम्परेचर हम इधर बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे इन दोनों जंक्शन के बीच टेम्परेचर का डिफरेंस बढ़ेगा तो पहले थर्मो ईएमएफ का मान बढ़ता है। थर्मो ईएमएफ का मान पहले बढ़ता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर थर्मो ईएमएफ बिकम मैक्सिमम। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड न्यूट्रल टेम्परेचर, और इसके बाद जब टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो थर्मो ईएमएफ घटता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इन दोनों एंड्स पर थर्मो ईएमएफ का मान क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद अगर टेम्परेचर और बढ़ाते हैं तो इस थर्मोकपल में करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है? रिवर्स, उल्टी हो जाती है। इस टेम्परेचर को जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मोकपल में करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। पहले क्लॉकवाइज है तो उसके बाद हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। जिस टेम्परेचर पर थर्मो ईएमएफ 0, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने पर थर्मोकपल में करंट की डायरेक्शन क्या हो जाए? रिवर्स हो जाए। उस टेम्परेचर को बोलते हैं बच्चों टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, TI। तो ये टेम्परेचर तो लिखा है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन, दिस इज द न्यूट्रल टेम्परेचर, और इसको बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। फिर से समझ लो, जब थर्मोकपल के दोनों जंक्शन के बीच टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाते हैं, पहले थर्मो ईएमएफ बढ़ता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर थर्मो ईएमएफ का मान क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। इस टेम्परेचर को बोलते हैं मेरे बच्चे न्यूट्रल टेम्परेचर। उसके बाद टेम्परेचर और बढ़ाएं, थर्मो ईएमएफ का मान पहले घटेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर थर्मो ईएमएफ क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद टेम्परेचर और बढ़ाने पर अगर थर्मोकपल में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, रिवर्स का मतलब इनवर्स हो जाए, इनवर्स का मतलब करंट की डायरेक्शन पहले क्लॉकवाइज है तो उसके बाद करंट की डायरेक्शन क्या हो जाए? एंटी क्लॉकवाइज। जिस टेम्परेचर पर थर्मोकपल में करंट की डायरेक्शन क्या हो? इनवर्स हो, उस टेम्परेचर को बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, क्योंकि इस टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर बढ़ाने पर थर्मोकपल में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। इस टेम्परेचर को बोलते हैं
टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा यहां पर रिलेशन लिखा है मेरे बच्चे, Ti माइनस Tn इक्वल टू होता है Ti माइनस Tn बराबर Tn माइनस Tc, Tn माइनस Tc। Tn न्यूट्रल टेम्परेचर है, Ti टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, Tc टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन। इस ग्राफ को बना लें। न्यूट्रल टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर थर्मो ईएमएफ का मान मैक्सिमम हो जाए और इस कर्व का स्लोप न्यूट्रल टेम्परेचर पर क्या हो, जीरो। जिस टेम्परेचर पर थर्मो ईएमएफ और टेम्परेचर के बीच जो ग्राफ है उसका स्लोप क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस टेम्परेचर को बोलते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर। क्लियर है ये बात? इन सीवेक्स इफेक्ट हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सीवेक्स इफेक्ट में हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन पढ़ा मैं तुम्हारी, अंडरलाइन करो बच्चों इसे। थर्मो ईएमएफ प्रोड्यूस अक्रॉस द जंक्शन, थर्मो ईएमएफ प्रोड्यूस अक्रॉस द जंक्शन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ few microvolt and is proportional to the temperature difference between hot junction and cold junction। इस थर्मोकपल के इन दोनों जंक्शन पर जो थर्मो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उस थर्मो ईएमएफ का मान कुछ ही माइक्रोवोल्ट के क्रम का होता है। थर्मो ईएमएफ प्रोड्यूस अक्रॉस द जंक्शन इज ऑफ ऑर्डर ऑफ few microvolt and directly proportional to temperature difference between टू जंक्शंस। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी, नोट कर लो इस बात को। थर्मो ईएमएफ प्रोड्यूस अक्रॉस द जंक्शन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रोवोल्ट एंड इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1 between hot junction and cold junction। beyond temperature of inversion, the direction of thermocurrent in thermocouple is reversed। क्या टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन के बाद टेम्परेचर बढ़ाने पर थर्मोकपल में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, उस करंट को बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। यही बात लिखी है, बियॉन्ड टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन द डायरेक्शन ऑफ द थर्मो करंट इन थर्मोकपल इज रिवर्स्ड इफ वन जंक्शन इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इस जंक्शन थर्मोकपल का एक जंक्शन 0 डिग्री सेल्सियस पर हो और दूसरा जंक्शन अननोन टेम्परेचर पर हो। इफ वन जंक्शन इज एट 0 डिग्री सेल्सियस देन थर्मो ईएमएफ वेरीज विद टेम्परेचर एज गिवन बाय द रिलेशन E इक्वल टू ATC प्लस B TC स्क्वायर, वेयर A एंड B आर कांस्टेंट डिपेंड अपॉन कपल। A और B एक कपल के लिए कांस्टेंट है, थर्मोकपल के लिए कांस्टेंट है। ए और बी के मान अलग अलग थर्मोकपल के लिए अलग अलग होंगे। क्लियर है? द वेरिएशन ऑफ थर्मो ईएमएफ विद टेम्परेचर इज शोन इन अबव फिगर। इस फिगर में हमने टेम्परेचर और थर्मो ईएमएफ के बीच वेरिएशन दिखाया है। पहले टेम्परेचर बढ़ने पर थर्मो ईएमएफ का मान बढ़ता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर थर्मो ईएमएफ मैक्सिमम। जिस टेम्परेचर पर थर्मोकपल के एंड्स पर प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैक्सिमम हो, उस टेम्परेचर को बोलते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर। इसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने पर थर्मो ईएमएफ पहले घटता है, उसके बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर थर्मो ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0। आफ्टर दैट टेम्परेचर बढ़ाने पर थर्मोकपल में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, इस टेम्परेचर को हम टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कहते हैं। सो बियॉन्ड टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन द डायरेक्शन ऑफ थर्मो करंट इज रिवर्स्ड। क्लियर है? अगर थर्मोकपल का एक जंक्शन 0 डिग्री सेल्सियस पर हो, इफ वन जंक्शन ऑफ थर्मोकपल इज एट 0 डिग्री सेल्सियस देन वेरिएशन ऑफ थर्मो ईएमएफ विद टेम्परेचर is given by the given relation E is equal to A TC plus B TC square. In this relation, A and B are constant. Value of A and B is depend upon
नेचर ऑफ थर्मोकपल और वेरिएशन ऑफ थर्मो ईएमएफ विद टेम्परेचर हमने यहां पर इस ग्राफ में दिखाया है। ये रहा, ग्राफ बना लिया होगा आपने। क्लियर है मेरे बच्चे? चलें आगे। लेट E100 थर्मो ईएमएफ प्रोड्यूस व्हेन वन जंक्शन ऑफ थर्मोकपल इज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड अदर जंक्शन एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो एक दोनों सिरों के बीच इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E100 है। जब थर्मोकपल का एक जंक्शन 0 डिग्री सेल्सियस पर हो और दूसरा जंक्शन 100 डिग्री सेल्सियस पर हो, तब प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E100 ET थर्मो EMF प्रोड्यूस व्हेन वन जंक्शन इज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड अदर एट T डिग्री सेल्सियस। तो अननोन टेम्परेचर के लिए मेरे बच्चे रिलेशन नोट कर लो, T बराबर ET अपॉन E100 into 100। फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन कैलकुलेट अननोन टेम्परेचर। इस फॉर्मूले से हम हॉट जंक्शन का टेम्परेचर हम पता कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? इसकी रेंज होती है मेरे बच्चे, थर्मोकपल थर्मोमीटर की रेंज होती है -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस तक। रेंज ऑफ थर्मोकपल थर्मोमीटर -200 डिग्री सेल्सियस से कितने 1600 डिग्री सेल्सियस तक होती है। एडवांटेजेस के क्या हैं? थर्मोकपल थर्मोमीटर के एडवांटेजेस के बेनिफिट्स क्या हैं, फायदे क्या हैं? इट हैज ए स्मॉल थर्मल कैपेसिटी। थर्मोकपल थर्मोमीटर की थर्मल कैपेसिटी कम होती है। इट हैज ए स्मॉल थर्मल कैपेसिटी एंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मोकपल थर्मोमीटर की थर्मल कैपेसिटी कम, मतलब थर्मल कैपेसिटी कम होने का मतलब है थर्मोकपल थर्मोमीटर अपने पास हीट बचाकर कम रखता है। थर्मोकपल थर्मोमीटर की थर्मल कैपेसिटी कम, हाई थर्मल कंडक्टिविटी और हीट को कंडक्ट ज्यादा करता है। थर्मल कैपेसिटी कम है, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है। थर्मल कैपेसिटी कम होने का सेंस है अपने पास हीट कम बचा कर रखेगा, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा, हीट को कंडक्ट ज्यादा कर देगा। सो इट रैपिडली अटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन इट्स कॉन्टैक्ट। जब कोई बॉडी इसके कॉन्टैक्ट में आती है, जब तो थर्मोकपल थर्मोमीटर रैपिडली अटेन्स मतलब जल्दी से टेम्परेचर को अटेन कर लेता है, जल्दी से ही मतलब रैपिडली टेम्परेचर को रीड कर लेता है। हेंस वेरिंग टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मोकपल थर्मोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इसका, ये नोट कर लो आप इसे, फिर से सुन लो। एडवांटेज इसका क्या है? इसकी थर्मल कैपेसिटी कम और थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। हीट ज्यादा कंडक्ट कर देगा, अपने पास बचाकर कम रखेगा। ठीक है ना? सो इट रैपिडली अटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन इट्स कॉन्टैक्ट। जो बॉडी इसके कॉन्टैक्ट में होती है रैपिडली टेम्परेचर को रीड कर लेता है, बता देता है। हेंस वेरिंग टेम्परेचर, तेजी से जो बदल रहे होते हैं टेम्परेचर, उनको मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम थर्मोकपल थर्मोमीटर। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट नोट बच्चों, थर्मोपाइल्स। थर्मोपाइल इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशन। इट इज बेस्ड अपॉन सीवैक्स इफेक्ट। थर्मोपाइल इज बेस्ड अपॉन सीवैक्स इफेक्ट। Thermopile is used to measure intensity of heat radiation. It is based upon the Seebeck's effect. Seebeck's effect पर बेस्ड है थर्मोपाइल। क्लियर है? बोलो मेरे बच्चे। पेल्टियर इफेक्ट, एक्चुअल में पेल्टियर इफेक्ट सीबेक्स इफेक्ट का उल्टा है। सीबेक्स इफेक्ट क्या बताता है? जब किसी थर्मोकपल के दोनों जंक्शन के बीच टेम्परेचर में डिफरेंस रखते हैं हम, तो उस थर्मोकपल में करंट कंडक्ट करने लगती है। इसका रिवर्स उल्टा क्या है बेटा? पेल्टियर इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट तो ये कहता है जब किसी थर्मोकपल के दोनों जंक्शन पर टेम्परेचर डिफरेंस रखते हैं तो करंट कंडक्ट करती है, और पेल्टियर इफेक्ट उल्टा कहता है जब किसी थर्मोकपल में करंट कंडक्ट करा दें तो उसका एक जंक्शन तो हो जाता है हॉट और एक जंक्शन हो जाता है कोल्ड। ठीक है ना? पेल्टियर इफेक्ट इट इज ए रिवर्स ऑफ सीबेक इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट का जस्ट उल्टा है।
If a current is passed through a thermocouple, then heat is liberated at one junction at heat and heat is absorbed at the other junction. This effect is called Peltier effect. Peltier effect सीवेक्स इफेक्ट का उल्टा है। सीवेक्स इफेक्ट तो ये कहता है जब किसी थर्मोकपल के दोनों जंक्शन के बीच टेम्परेचर में डिफरेंस रखें तो करंट कंडक्ट करने लगती है, और पेल्टियर इफेक्ट उसका उल्टा है। जब किसी थर्मोकपल में हम करंट कंडक्ट करा दें तो एक जंक्शन पर हीट एब्जॉर्ब होगी, एक जंक्शन पर हीट लिबरेट होगी। इसका मतलब एक जंक्शन हॉट हो जाएगा और एक जंक्शन कोल्ड होगा। इस इफेक्ट को बोलते हैं मेरे बच्चे पेल्टियर इफेक्ट। सो इन पेल्टियर इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, जबकि सीवेक्स इफेक्ट में हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बात क्लियर? चलिएगा बच्चों, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है बच्चों, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। एज द वर्ड पायरो, as the word pyro means fire, pyrometers are used to measure very high temperature. pyrometer high temperature measure करने के लिए यूज किए जाते हैं बच्चों। it is based upon Stephen's law। किस पर बेस्ड है पायरोमीटर बेटा? टोटल रेडिएशन पायरोमीटर इज बेस्ड अपॉन स्टीफेंस लॉ। ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ, emissive power of a black body is directly proportional to fourth power of absolute temperature of body। फिर से समझो, total radiation pyrometer, as the word pyro means fire, pyrometer are used to measure very high temperature। it is based upon Stephen's law। Stephen's law पर based है ये। according to Stephen's law, emissive power of black body is directly proportional to fourth power of absolute temperature of body। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दो, कांस्टेंट लगा दो सिग्मा। देखो जरा गौर से, ई इमिसिव पावर है, हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इमिसिव पावर ऑफ बॉडी। ई को बोला जाता है इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। एनर्जी, हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इमिसिव पावर। टी यहां पर बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। सिग्मा इज कांस्टेंट कॉल्ड स्टीफेंस कांस्टेंट। इसकी यूनिट होती है मेरे बच्चे जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड। इमिसिव पावर की यूनिट है जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड। टी यहां पर, ई तो इमिसिव पावर बोलते हैं ब्लैक बॉडी की, टी यहां पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है बॉडी का। सिग्मा इज कांस्टेंट नोन एज स्टीफेंस कांस्टेंट। नोट कर लिया? इट्स वैल्यू इज 5.67 इंटू 10 की पावर -8 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन की पावर 4। सिग्मा की यूनिट निकाल रहा हूं मेरे बच्चे यहां पर। ई को बोलते हैं इमिसिव पावर। ई इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। तो सिग्मा इज इक्वल टू ई अपॉन टी की पावर 4। ई को बोलते हैं इमिसिव पावर, हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसकी यूनिट क्या होगी मेरे बच्चे? जूल पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, और इसकी यूनिट होती है केल्विन। केल्विन की पावर क्या लिखा है? 4। तो इसकी यूनिट क्या हो गई मेरे बच्चे? जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड इंटू केल्विन की पावर 4। क्लियर है? ई को बोलते हैं इमिसिव पावर, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, एंड सिग्मा इज स्टीफेंस कांस्टेंट। इट्स वैल्यू इज 5.67 10 to -8। इट्स यूनिट है जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन की पावर 4। इमिसिव पावर इज मेजर्ड बाय ए पायरोमीटर बाय यूजिंग स्टीफेंस लॉ। पायरोमीटर की हेल्प से हम किसी बॉडी की इमिसिव पावर अगर पता कर लें तो उस बॉडी का टेम्परेचर फाइंड किया जा सकता है। इमिसिव पावर इज मेजर्ड बाय ए पायरोमीटर बाय यूजिंग स्टीफेंस लॉ, देन टेम्परेचर ऑफ बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड। अगर किसी बॉडी की हमें
इनमें से पावर पता चल जाए, सिग्मा हम जानते हैं, तो बॉडी का टेम्परेचर हम फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ। यही बात मैंने यहां लिखी है नीचे। इमिसिव पावर इज मेजर्ड बाय पायरोमीटर। पायरोमीटर की हेल्प से हम इमिसिव पावर पता करते हैं बच्चों। इमिसिव पावर यहां रख दें, स्टीफन्स कांस्टेंट की वैल्यू हम जानते हैं, ये रही। बॉडी का टेम्परेचर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यही बात मैंने यहां लिखी है। इमिसिव पावर इज मेजर्ड बाय ए पायरोमीटर बाय यूजिंग स्टीफन्स लॉ, देन टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड। पायरोमीटर आर यूज्ड टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर अबव 800 डिग्री सेल्सियस। पायरोमीटर से हम 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के, इससे ज्यादा टेम्परेचर मेजर किए जाते हैं, और इसकी नो अपर लिमिट का मतलब इससे ऊपर कितने भी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, इसमें लिख दिया है नो अपर लिमिट। पायरोमीटर हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। पायरोमीटर की हेल्प से 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के जितने भी टेम्परेचर हों, सब टोटल रेडिएशन पायरोमीटर से ही मेजर की जाती है। टेम्परेचर ऑफ द स्टार्स, सन एंड स्टार्स एंड टेम्परेचर ऑफ स्टार्स इज मेजर्ड बाय पायरोमीटर। इन पायरोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉब्लम है बच्चों, इन पायरोमीटर द बॉडी इज नॉट केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद द थर्मोमीटर। पायरोमीटर, कौन सा थर्मोमीटर ऐसा है जिसके कांटेक्ट में बॉडी नहीं रहती, तब भी पायरोमीटर टेम्परेचर मेजर कर देता है। क्या बेटा? इन पायरोमीटर में बॉडी थर्मोमीटर के कांटेक्ट में नहीं होती, क्योंकि पायरोमीटर हमेशा मेजर करता है बॉडी की इमिसिव पावर। इमिसिव पावर पता चल जाए तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ वी कैन कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ बॉडी। क्लियर है? इन पायरोमीटर द बॉडी इज नॉट केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद थर्मोमीटर। पायरोमीटर में केवल ऐसा ही एक ही थर्मोमीटर है, पायरोमीटर, जिसके कांटेक्ट में बॉडी न होने के बावजूद भी ये थर्मोमीटर, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, थर्मोमीटर की तरह थर्मोमीटर जो यूज किया है आपने, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। तो पायरोमीटर के कांटेक्ट में बॉडी नहीं होती, तब भी पायरोमीटर बॉडी का टेम्परेचर रीड कर लेता है। क्लियर? क्लियर है ये बात बच्चों? चलिएगा एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखिएगा, वेपर प्रेशर थर्मोमीटर। नोट करिए आप इसे, वेपर प्रेशर थर्मोमीटर। इट इज यूज्ड टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर अप टू -272 डिग्री सेल्सियस। दे आर बेस्ड ऑन द fact that saturated vapor pressure P of a liquid depend on the temperature according to the relation natural log P is equal to A plus BT plus C upon T। नोट कर लें आप इसे। इन दिस रिलेशन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है ये, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है बॉडी का। नोट कर लो आप इसे, वेपर प्रेशर थर्मोमीटर, वेपर प्रेशर थर्मोमीटर। इट इज यूज्ड टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर अप टू -272 डिग्री सेल्सियस। नोट करो बच्चों, दे आर बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट सैचुरेटेड वेपर प्रेशर P of a liquid is depend upon temperature according to the given relation natural log P is equal to A plus BT plus C upon T। in this relation, इस रिलेशन में P सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है लिक्विड का, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, A, B और C कांस्टेंट है बच्चों। क्लियर? A, B और C की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है ना? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट, वेरी लो टेम्परेचर -272 डिग्री सेल्सियस इज प्रोड्यूस्ड बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। अंडरलाइन कर लेना, ये एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन आपको बीएससी में पढ़ाया जाता है। वेरी लो टेम्परेचर -272 डिग्री सेल्सियस इज प्रोड्यूस्ड बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है। फिजिक्स डीलिंग विद वेरी लो टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रायोजेनिक्स। CRYOGENICS, क्रायोजेनिक्स।
फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें कम टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता है उस ब्रांच को क्रायोजेनिक्स कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? क्रायोजेनिक्स। वेरी लो टेम्परेचर -272 डिग्री सेल्सियस इज प्रोड्यूस्ड बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। फिजिक्स डीलिंग विद वेरी लो टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रायोजेनिक्स। CRYOGENICS, क्रायोजेनिक्स। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें लो टेम्परेचर मेजर किए जाते हैं, फिजिक्स की उस ब्रांच को मेरे बच्चे क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। क्रायोजेनिक्स इसको BSc पार्ट 3 में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है ना मेरे बच्चे। इस लेक्चर को बच्चों ध्यान से सुने एक दो बार ठीक से और इसको नोट कर लें। इसके बाद का जो टॉपिक है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा बच्चों, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड और थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को एक दो बार सुन लें और रिवाइज कर लें।